फाइन। आज से हम लोगों का ये जीव विज्ञान की क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज जीव विज्ञान का पहला क्लास है और इस पहले क्लास में पहले हम लोग जीव विज्ञान का परिचय देखेंगे और जीव विज्ञान के विषय वस्तु के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी जो है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप जानते हैं, बायोलॉजी, ये बायोस और ये बनता है लोगोस। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है बायोलॉजी। बायोस या बायोस या बायोटिक, बायोस या बायोटिक, जिसका अर्थ होता है सजीव या जीवन। बायोस या बायोटिक दो शब्दों से बनकर मिलके बना है ये बायोलॉजी। पहला जो शब्द है वो है बायोस या बायोटिक और दूसरा जो शब्द है वो है लोगोस। बायोटिक का अर्थ होता है जीव या सजीव या फिर जीवन, और लोगोस का अर्थ जो होगा वो होगा टू स्टडी अर्थात अध्ययन। इन दो शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर बायोलॉजी बना है। जब हम दोनों को मिला के अगर इनको बायोलॉजी शब्द का अर्थ निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान एक विषय है जिसके अंतर्गत सजीव या जीव या जीवन का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है। जीवन या सजीव का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहा जाता है। ये हो गया एक छोटा सा परिचय बायोलॉजी का। हमने देखा कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी शब्द बायोस और लोगोस दो शब्द से मिलके बना है। बायोस का अर्थ है जीव, सजीव या फिर जीवन, और वहीं अगर लोगोस का अर्थ देखें तो टू स्टडीज का अर्थ होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं अध्ययन करना। तो इस प्रकार से सजीव का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान होता है। जीवों का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना ही होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में जीवन या सजीव का अध्ययन किया जाता है। अगर ये हम बात करें कि जीव विज्ञान में सजीव या जीवन का अध्ययन किया जाता है, इतनी बातें हमने देखी कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीवन या फिर सजीव या जीव का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहा जाता है। तो हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग करेंगे किस चीज़ का अध्ययन? जीवन का अध्ययन करेंगे। जीवन अर्थात हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? या सजीव का। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये सजीव है क्या या जीवन। ये जीवन क्या होता है? जीवन क्या होता है, पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे, तो फिर उसके बाद आगे बात बनने वाली है। जीवन, अगर हम कहते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो जब हम लोग जीवों का अध्ययन करेंगे तो उससे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि जीव क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं, या सजीवों के क्या क्या ऐसे लक्षण होते हैं।
हम उन लक्षणों की बात करेंगे। किसी भी संरचना में किसी भी संरचना में किन लक्षणों की उपस्थिति से उसे सजीव माना जा सकता है। पहले इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें कि आखिर हम जब कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें जीवन का अध्ययन करना है, हमें क्या करना है, हमें सजीव का अध्ययन करना है, तो पहले हम ये जाने कि आखिर सजीव होते क्या हैं। सजीव क्या होते हैं, तो पहले सजीव क्या होते हैं ये देखें हम कि किसी भी संरचना में किन लक्षणों की उपस्थिति होगी, किसी भी संरचना में कैसी विशेषताएं हम पाएंगे तो हम कहेंगे कि ये जीव है, ये सजीव है, इसमें जीवन है। किन किन लक्षणों को, किन विशेषताओं को हम किसी भी संरचना में देखेंगे तो कहेंगे कि इसमें जीवन है, ये जीव है, इसका अध्ययन हम जीव विज्ञान में करेंगे। तो वो लक्षण कौन कौन से हैं, उन लक्षणों की विशेषताएं, उन लक्षणों को हम लोग देखेंगे। और दरअसल वही लक्षण, वो लक्षण जिन जिन लक्षण को हम लोग रेखांकित करेंगे कि ये लक्षण होते हैं सजीव में, तो वो लक्षण जिन जिन संरचनाओं में मिलेंगी हम उन संरचनाओं का अध्ययन यहाँ पे जीव विज्ञान में करेंगे। सबसे पहले अगर दुनिया में हम देखें, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, तो दो प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक सजीव होता है और एक होता है निर्जीव। सजीव होते हैं और दूसरे होते हैं निर्जीव। क्या होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। तो हमें देखना है कि ये सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं, सजीव में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, और निर्जीव जिसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। निर्जीव को अगर हम लोग बांटना चाहें तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम लोग कह सकते हैं अजीव और दूसरे को कह सकते हैं मृत। इसको कहते हैं डेड और इसको कहते हैं अबायोटिक। ये है नॉन लिविंग, ये है लिविंग्स। तो ये दो प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। ये मृत होता है और सजीव, दो प्रकार के। निर्जीव को अगर बांटना चाहें हम लोग तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक अजीव होता है और एक मृत होता है। अब इसमें क्या है, जो मृत है, मृत का तात्पर्य है कि जो कभी जीवित था लेकिन अब मृत है। जो कभी जीवित था लेकिन अब क्या, अब वो मर गया है, वो डेड हो गया है। ये क्या है कि ये कभी जीवित था ही नहीं। कभी जीवित था ही नहीं। अगर यहाँ पे बात करें जो कभी जीवित था, तो कोई भी मृत शरीर को अगर हम ले लें, जो कोई भी मृत, जैसे रास्ते पे अगर एक कुत्ता चल रहा है और उस कुत्ते का हो जाए एक्सीडेंट और वो मर जाए, तो हम कहेंगे कि वो मृत है। वो पहले पहले वो कुत्ता क्या था, पहले कभी न कभी वो जीवित था, पहले वो कभी जिंदा था, उसमें कभी जीव था, लेकिन अब वो मर गया है, तो इसको कहते हैं मृत। ये मृत हो गया। लेकिन अजीव किसको कहेंगे, जैसे हम कहते हैं कि ये मार्कर हैं। मार्कर क्या है, मार्कर कभी जीवित था ही नहीं, मार्कर में कभी जीवन था ही नहीं, ये अजीव है।
अब यहाँ क्या करें, इसमें जैसे हम लोग ले लें एयर, हवा अगर ले लें, टेम्परेचर ले लें, तापमान ले लें, मिट्टी ले लें, मिट्टी, हवा, तापमान, ये सारी चीज़ें कभी जीवित थी ही नहीं। ये सारी चीज़ें कभी जीवित नहीं थी, इनमें कभी जीवन नहीं था, ये अजीव की श्रेणी में आएंगे। और ये यहाँ पे क्या है, ये जो मृत है, मृत का तात्पर्य है जो कभी जीवित था लेकिन अब नहीं है। ये इस प्रकार से निर्जीव, दोनों निर्जीव हैं। निर्जीव तो दोनों ही हैं। निर्जीव का अर्थ है जिसमें जीवन नहीं है, जिनमें से जीवन के लक्षण जा चुके हैं, सजीव होने के लक्षण जा चुके हैं या नहीं हैं। निर्जीव का अर्थ है जिनमें जीव नहीं है। जीव तो उसमें भी नहीं है जो कुत्ता मर गया है, जीव तो हवा में भी नहीं है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि ये कभी जीवित था और ये कभी भी जीवित नहीं थे। ये दो प्रकार के निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग सजीव की बात करेंगे। सजीव आखिर क्या होते हैं, सजीव के लक्षण क्या होते हैं, जो ये हम कह रहे हैं लिविंग्स के बारे में, तो लिविंग्स के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले जीवन के मूलभूत लक्षणों की बात हम लोग करेंगे। किसकी बात करेंगे, जीवन के मूलभूत लक्षणों की बात करें हम लोग अगर, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जीवन के मूलभूत लक्षण। सबसे पहले किसी भी संरचना में क्या देखेंगे तो हम कह देंगे कि ये जीवित है, ये जिंदा है। तो जीवन के मूलभूत लक्षण, अगर हम जीवन के मूलभूत लक्षणों की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी संरचना में हम क्या देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो संरचना है इसमें जीवन है, ये जीवित है। हम जैसे किसी कुत्ते को देख रहे हैं, वो चल रहा है, वो क्या उसको हम देखें वो चल रहा है, सांस ले रहा है, खा पी रहा है, तो हम कहते हैं कि वो जीवित है। और फिर किसी हम टेबल को देख रहे हैं, मार्कर को देख रहे हैं, पुस्तक को देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वो जीवित नहीं है। तो हम उनमें से किस प्रकार के लक्षण को हम देख के कह पा रहे हैं कि ये जीवित है या ये जीवित नहीं है, तो वही हम लोग जीवन के मूलभूत लक्षणों की बात करेंगे। सबसे पहला कौन सा लक्षण होता है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो संरचना है इसमें जीवन है, तो जो सबसे पहला लक्षण आता है इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एक शब्द सामने आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उपापचय। किसी भी जीव में अगर हम देखें कि मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हो रही है तो वो माना जाएगा कि वो जीवन है, उसमें जीवन है, वो सजीव है। और मेटाबॉलिज्म जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम दो प्रकार के देखें मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये इसको दो भागों में बांटेंगे मेटाबॉलिज्म को, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को निर्माण या विघटन, कैटाबॉलिज्म को विघटन, या फिर इसको हम लोग सरलीकरण कह सकते हैं। सरलीकरण ये होता है कैटाबॉलिज्म। उसके बाद होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का अर्थ होता है निर्माण या संश्लेषण। निर्माण या संश्लेषण ये होता है। अब इन दोनों के बारे में हमें जानना है कि आखिर ये है क्या। ये जो हम या तो ये कहें
कि जो सजीव हैं, सजीव में उपापचय की प्रक्रिया होती है। अगर हम ये कहते हैं तो भी ठीक है, और अगर हम ये कहते हैं कि जीवन में या किसी भी संरचना में कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की प्रक्रिया हो रही है या सरलीकरण और संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, तो उसे हम लोग जीवन की श्रेणी में रख सकते हैं। अब ये क्या होता है? निर्माण। निर्माण का अर्थ होता है इसमें संश्लेषण। जो एनाबोलिज्म है, एनाबोलिज्म का अर्थ होता है किसी भी सरल यौगिक की सहायता से किसी जटिल यौगिक का निर्माण करना। किसी सरल यौगिक की सहायता से, किसी सरल यौगिक की सहायता से क्या होगा? किसी सरल यौगिक की सहायता से किसी जटिल यौगिक का निर्माण करना। किसी जटिल यौगिक का निर्माण करना। ये होता है संश्लेषण या एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म किसे कहते हैं? तो किसी सरल यौगिक की सहायता से किसी जटिल यौगिक का निर्माण कर देना संश्लेषण या एनाबोलिज्म की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और जल को अगर हम लें और प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों को दे, इनको प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों को इनको दे दिया जाए, तो ये हरे पौधे क्या करेंगे? हरे पौधे इससे एक जटिल यौगिक का निर्माण करेंगे और ये जटिल यौगिक होगा C6H12O6। O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं। तो ये क्या होगा? हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों को प्रोवाइड करें तो इससे क्या बनाएगा? वो C6H12 और O6 का निर्माण करेगा और क्या करेगा? प्लस O2 ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा यहाँ से। ये होता है एनाबोलिज्म की प्रक्रिया। अब इसमें क्या है कि हमने कहा कि किसी सरल यौगिक की सहायता से, क्या है कि किसी सरल यौगिक की सहायता से किसी जटिल यौगिक का निर्माण करना। इसमें क्या है कि कोई भी देखकर आसानी से बता सकता है कि ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये जो जल है, ये दोनों यौगिक C6H12 और O6 से कहीं ज़्यादा सरल हैं। ये दोनों यौगिक इससे ज़्यादा सरल हैं। हमने कहा कि क्या करेगा? ये लेगा सरल यौगिक और सरल यौगिकों की सहायता से जटिल यौगिक का निर्माण कर देगा, और यही किया। लाइट की उपस्थिति में हरे पौधों ने CO2 और H2O की सहायता से C6H12O6 का निर्माण किया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। ये था एनाबोलिज्म। तो ये प्रक्रिया जिस भी संरचना में हमें देखने को मिलेगी, ये प्रक्रिया एनाबोलिज्म या संश्लेषण। अब चूंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, ये क्या है? लाइट है। प्रकाश की उपस्थिति में ये संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? ये जो क्रिया है ये हो रही है प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण या सांस लेने की प्रक्रिया अगर जिस भी
जिस भी संरचना में हमें सांस लेने की प्रक्रिया दिखे तो हम कह सकते हैं कि वो जो संरचना है वो सजीव है, वो संरचना में जीवन की मात्रा है, वो संरचना जीवित है, उसे ही जीवन कहते हैं। जो सांस लेना ही दरअसल जीवन है। सांस लेना जीवन का लक्षण नहीं है, दरअसल सांस लेना ही जीवन है। ये जीवन का लक्षण नहीं है, यही जीवन है। ये भी जीवन का लक्षण नहीं है, यही जीवन है। इसी का अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान में करते हैं। पहली विशेषता ये है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का अर्थ होता है निर्माण या संश्लेषण। और इसमें क्या होता है कि किसी जटिल यौगिक की सहायता से किसी सरल यौगिक का निर्माण करना, ये संश्लेषण कहा जाता है। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अगर हम लोग हरे पौधों को प्रकाश की उपस्थिति में प्रदान कर दें हरे पौधों को, तो हरे पौधे क्या करेंगे, उसको जटिल यौगिक का निर्माण कर देंगे सरल यौगिक की सहायता से। और वो जटिल यौगिक होगा ग्लूकोज C6H12O6, और उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। अब चूंकि ये सारी प्रक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। हरे पौधे ऐसी प्रक्रियाएं क्यों करते हैं? हरे पौधे ये वाली प्रक्रिया क्यों करते हैं? इनको अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, पानी अगर हम पौधे को देते हैं तो पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ये बना के और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। तो ये किस लिए करते हैं? दरअसल ये करते हैं अपने लिए भोजन बनाने के लिए। ये प्रक्रिया भोजन बनाने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? भोजन बनाने के लिए हरे पौधे ऐसा करते हैं। इसी को तो हम लोग कहते हैं पोषण प्राप्त करना। पोषण एक प्रक्रिया हो गई पोषण। अब इस पोषण को हम लोग यहाँ पे नंबर 1 करके यहाँ पे लिख लेते हैं। एक चीज़ हमें मिल गया, पोषण। ये पोषण है जो सजीव है। सजीव का एक लक्षण होता है, उसमें पोषण की प्रक्रिया होती है। अगर हम सजीव हैं तो हमारे अंदर क्या प्रक्रिया है? एक प्रक्रिया है कि हम भोजन करते हैं। तो हम भोजन करते हैं इसलिए सजीव हैं। अगर हम भोजन नहीं करते तो शायद हम लोग निर्जीव हो जाते। तो ये भोजन, ये पोषण की प्रक्रिया होती है सजीव में। सजीव का एक लक्षण क्या है? तो एक लक्षण है पोषण या फिर एनाबोलिज्म या संश्लेषण करना। ये जो है ये लक्षण है, ये जीवन का लक्षण है। और दूसरा जो लक्षण है वो कैटाबोलिज्म में क्या करना है? इसी संरचना को हमें उल्टा कर देना है। C6H12O6 C6H12 और O6, C6H12 और O6 को हम लोग क्या करें कि O2 की उपस्थिति में दें, और इससे क्या होगा कि इससे CO2 और प्लस O2 का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O, और इससे क्या होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी, और प्लस ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये इतनी चीज़ें हो गई। इसमें जटिल यौगिक की सहायता से, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ लिख लें कि जटिल यौगिक की सहायता से, जटिल यौगिकों की सहायता से सरल यौगिक का निर्माण करना। सरल यौगिक का निर्माण करना। जटिल यौगिक की सहायता से सरल यौगिक का निर्माण करना ही कैटाबोलिज्म कहा जाता है, या विघटन या फिर सरलीकरण की प्रक्रिया कही
जाती है। क्योंकि सरल यौगिक का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे सरलीकरण की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये है जीवन का मूलभूत एक लक्षण, या हम ये कहें कि जीवन का मूलभूत लक्षण क्या है, उपापचय। बस इतने से भी काम चला सकते हैं। या हम ये कहें कि जीवन का मूलभूत जो लक्षण है वो है कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, इससे भी काम चला सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है कि ये यहाँ पे ग्लूकोज और इससे ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा और ऊर्जा प्राप्त होगी। जब किसी जटिल यौगिक को सरल यौगिक में बदला जाता है तो क्या होता है? यहाँ पे हमने क्या कहा कि जटिल यौगिक की सहायता से सरल यौगिक का निर्माण करना क्या होता है, कैटाबोलिज्म होता है। लेकिन एक बात और है, जब किसी सरल यौगिक से जब किसी जटिल यौगिक से सरल यौगिक का निर्माण किया जाए जाता है तो कुछ मात्रा में ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की हानि होती है। ये है, इसमें क्या है कि जटिल जो यौगिक है, जटिल यौगिकों की सहायता से क्या होता है, जटिल यौगिकों की सहायता से सरल यौगिकों का निर्माण करना वो होता है कैटाबोलिज्म, या सरलीकरण या फिर विघटन की प्रक्रिया कही जाती है। क्या कही जाती है? किसी भी जटिल यौगिक की सहायता से सरल यौगिकों का निर्माण करना। जैसे एक जटिल यौगिक है C6H12O6, और इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और फिर जल का निर्माण होगा और फिर इसे ऊर्जा की प्राप्ति होगी। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम किसी जटिल यौगिक से सरल यौगिक का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे कुछ न कुछ मात्रा में ऊर्जा की हानि होती है, और वो जो ऊर्जा की हानि होती है कुछ न कुछ मात्रा में द्रव्यमान की हानि होती है। किसकी हानि होती है? कुछ न कुछ मात्रा में द्रव्यमान की हानि होती है। द्रव्यमान की हानि होती है और वह हमें ऊर्जा के रूप में मिल जाता है। ये इतनी बातें हैं। हमने कहा कि किसी भी सरल यौगिक की सहायता, किसी भी जटिल यौगिक की सहायता से सरल यौगिक का निर्माण करना। कोई भी एक जटिल यौगिक है, कठिन यौगिक है, कठोर है, ठोस है या फिर जटिल है, तो उससे किसी सरल यौगिक का अगर निर्माण किया जाए तो वो जो प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया कही जाएगी सरलीकरण। उस प्रक्रिया को विघटन कहा जाएगा, उस प्रक्रिया को कैटाबोलिज्म कहा जाएगा जीव विज्ञान की भाषा में। और ये जो कैटाबोलिज्म है, किसी सरल यौगिक की सहायता से, अगर हम लोग किसी जटिल यौगिक की सहायता से यदि हम सरल यौगिक का निर्माण करते हैं तो कुछ न कुछ मात्रा में द्रव्यमान की हानि होती है। किसकी हानि होती है? द्रव्यमान की हानि होती है। अगर ये जो हमारे पास टेबल रखा हुआ है और इसको हम जला दें तो ये 20 किलो का टेबल जो है लगभग एक आधा किलो राख के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो जो 18-19 किलो, 19.5 किलो जो द्रव्यमान की हानि हुई वो कहाँ गया? तो एक जटिल यौगिक है, ये टेबल जो है एक जटिल यौगिक है, इसको हम लोग सरल यौगिक में अगर बदले तो इसको जला दें तो हमें राख मिलेगा, और राख ये थोड़ा सा मिलेगा, 1 किलो या आधा किलो से भी कम मिलेगा।
तो ये जो 20 किलो का टेबल है वो राख के रूप में बचा कितना, सिर्फ आधा किलो। तो बाकी 19 और या 19.5 किलो क्या हुआ, इस द्रव्यमान की हानि हो गई। और यही द्रव्यमान की हानि हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जो इसमें से ताप निकला है, जो जलाए हैं हम इस टेबल को, इसमें से जो ताप निकला है वही ऊर्जा की प्राप्ति हुई है, उसी से द्रव्यमान की हानि हुई है। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने जटिल यौगिक की सहायता से जब सरल यौगिक का निर्माण किया तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। यहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जटिल यौगिक की सहायता से जब सरल यौगिक का निर्माण किया जाता है। और इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता से, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड ये जो बनता है, ये हम लोग इसको श्वसन कहते हैं। ये जो यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाकर ऊर्जा प्राप्त करना, किससे, ये जो प्रक्रिया है यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बना के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देना और उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेना ही श्वसन कहा जाता है। तो हम लोग कहें कि अगर श्वसन किसको कहते हैं, तो दरअसल ये श्वसन ही है। ये क्या है कि इतनी बातें हम लोगों ने देख ली। अब इसके बाद हम अगर श्वसन की बात करें तो जगह नहीं मिल रहा है। यहाँ से हमें दिख रहा है। तो अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन क्या है, श्वसन यही प्रक्रिया है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाकर कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाकर ऊर्जा प्राप्त कर लेना श्वसन कहलाता है। ये है श्वसन। दरअसल ये जो प्रक्रिया है ये श्वसन की प्रक्रिया है। तो एक बात और सामने निकल के आती है, दूसरा यहाँ पे श्वसन। तो हम कह सकते हैं कि जीवन के मूलभूत लक्षण क्या क्या हैं। तो जीवन का मूलभूत लक्षण जो है वो है पोषण, और जीवन का मूलभूत लक्षण क्या है, श्वसन। हम देख रहे हैं जीवन के मूलभूत लक्षण क्या क्या होते हैं, किन किन लक्षणों को, किन किन विशेषताओं को हम देखेंगे किसी भी संरचना में तो हम कहेंगे कि वो जीवन है, उसमें जीवन है, वो सजीव है। तो वो कौन कौन से लक्षण है, उपापचय। एक शब्द से हम काम चला सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उपापचय जिसमें होता है वो क्या है, उपापचय जिसमें होता है वो जीवन है, वो सजीव है। जिस भी संरचना में उपापचय की प्रक्रिया होगी उसे हम जीवन की श्रेणी में रख सकते हैं। तो एक शब्द से हम काम चला सकते हैं, जो उपापचय करे वो जीवन है। या हम ये कह सकते हैं कि जिसमें एनाबोलिज्म या कैटाबोलिज्म
एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म की प्रक्रिया हो। क्या हो? जिसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म की प्रक्रिया हो, उसको हम सजीव की श्रेणी में रख सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि जिसमें संश्लेषण और जिसमें पोषण और श्वसन की प्रक्रिया होती हो, उसको हम जीवन की श्रेणी में रख सकते हैं। और इसके बाद जो अगली बात आती है, व्यक्ति अगर ऊर्जा प्राप्त करता है, हम भोजन प्राप्त करते हैं, हम क्या है, हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो ऊर्जा हम जैसे हम भोजन ले रहे हैं, तो भोजन हमारे यहाँ आहार नाल में जा रहा है, आहार नाल में भोजन टिका हुआ है। तो हमें सिर्फ आहार नाल को ही तो ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं है, हमें हमारे हाथ को भी ऊर्जा की आवश्यकता है, हमें हमारे पैर को भी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वहाँ तक ऊर्जा कैसे जाएगा? तो वहाँ तक ऊर्जा का परिवहन होता है। तो एक और शब्द निकल के आता है, तीसरा, वो है परिवहन। परिवहन ये भी जीवन का एक मूलभूत लक्षण है। जीवन का एक मूलभूत लक्षण ये भी है। अब हमने क्या किया कि हम लोगों ने पोषण कर लिया, श्वसन कर लिया, हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, ऊर्जा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गई, परिवहन हो गया। तो क्या होगा कि हमें मल त्याग भी करना है। हमें क्या करना है? मल त्याग भी करना है, क्योंकि अगर वो मल हमारे शरीर में रह गया तो क्या होगा, हमारे शरीर में रह गया तो वो विषैला पदार्थ बन जाएगा और हमारे शरीर को बेहद हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम लोग मल त्याग करते हैं। जो सजीव होते हैं वो मल त्याग करते हैं। और जो चौथी विशेषता हो गई जो जीवन की, वो हो गई क्या? मल त्याग को हम लोग उत्सर्जन कह सकते हैं। उत्सर्जन, ये चीज़ें हो गई। तो ये 4 मूलभूत लक्षण हैं। ये क्या है? ये 4 मूलभूत लक्षण हैं। ये क्या है? ये मूलभूत लक्षण है जीवन का। ये मूलभूत लक्षण है जीवन के। हम ये कहें या हम कहें कि सांस लेना ही जीवन है। हम क्या कहें? हम या तो ये कहें कि सांस लेना ही जीवन है, या हम ये कहें कि सांस लेना जीवन का एक लक्षण है। अगर हम बल्कि लक्षण कहना ये ज़्यादा ठीक नहीं है, जितना सही ये है कि सांस ही जीवन है। दरअसल सांस लेना ही जीवन है। तो हम इसी को जीवन कहते हैं, सांस लेने को ही जीवन कहते हैं। और जब हम कह रहे हैं कि हम जीव विज्ञान का अध्ययन में जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, तो जीव क्या है? सांस लेना जीव है। और हम कर रहे हैं जीवों का अध्ययन, इसका मतलब हमें इसका अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? हमें सांस लेना। जिन संरचना में श्वसन की प्रक्रिया होगी, हमें उनका अध्ययन करना है। उसके बाद पोषण ही तो जीवन है, परिवहन जीवन है, उत्सर्जन जीवन है। तो इन्हीं सब का अध्ययन, यही सब विशेषताएं जिन भी संरचना में हमें देखने को मिलेंगी, और हम कहेंगे कि वो सजीव है। अगर वो सजीव है तो सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है, और हम उसमें जीव विज्ञान में इसका अध्ययन करेंगे। तो ये है सजीव के जो मूलभूत लक्षण हैं। हम कहें, एक बार और देख लीजिए कि अगर हम चाहें तो ये कह लें कि जो मेटाबॉलिज्म है या जो उपापचय है, उपापचय जीवन का एक मूलभूत लक्षण है। एक लक्षण ये है उपापचय। दूसरा जो लक्षण है, ये कुल मिला के एक लक्षण है। ये क्या है? पहला लक्षण है। पहले लक्षण के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें क्या है? पहले लक्षण के अंतर्गत हैं। ये क्या है? पहले लक्षण के अंतर्गत ही है। उपापचय के अंतर्गत क्या है? उपापचय के अंतर्गत पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है। पोषण हमने किसको कहा? पोषण हमने एनाबोलिज्म को कहा। एनाबोलिज्म को हमने, ये श्वसन किसको कहा? हमने कैटाबोलिज्म को कहा। कैटाबोलिज्म को शोषण, क्या है कि श्वसन कहा। तो ये इस प्रकार के लक्षण हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। ये मूलभूत लक्षण है। और इसके बाद ये पहला लक्षण है। और दूसरा लक्षण हमें क्या देखने को मिलता है जीवन में? दूसरा लक्षण की अगर हम लोग बात करें तो वो है प्रजनन। क्या है? वो है प्रजनन।
प्रजनन। यहां से हम लोग पहले इसको हटा देते हैं। तो अगर हम देखें कि जीवन के मूलभूत लक्षण क्या है, तो जीवन का मूलभूत लक्षण, पहले उसको हम देख लेते हैं। जीवन का अगला जो मूलभूत लक्षण है वो है प्रजनन। क्या है? प्रजनन। प्रजनन का अर्थ होता है अपने जैसा दूसरा बनाना या उसको उत्पन्न करना, दूसरा उत्पन्न करना, ये होता है प्रजनन। तो जीवन का एक मूलभूत लक्षण ये भी होता है, सजीव ही प्रजनन की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। अगर निर्जीव है, दो टेबल हैं, एक टेबल है और एक टेबली है, और दोनों को हम लोग एक कमरे में बंद कर दें, एक कमरे में बंद करके 1 साल बाद खोलेंगे तो वही एक टेबल और एक टेबली मिलेंगी। लेकिन अगर हम एक बिल्ला और एक बिल्ली को एक कमरे में बंद कर देते हैं तो साल भर बाद देखेंगे तो बिल्ला बिल्ली के अलावा छोटे छोटे बिल्ले बिल्लियाँ भी म्याऊं म्याऊं करते मिलेंगे। तो वो जीव है, वो सजीव है, वो अपने जैसे किसी दूसरे को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो लक्षण है ना, ये जीवन में होता है, सजीव में होता है प्रजनन का लक्षण, निर्जीव में नहीं होता। दूसरा और इसके अलावा एक जो लक्षण है वो है अनुक्रियाशीलता। अनुक्रियाशीलता ये क्या है? जो अनुक्रियाशीलता की अगर हम लोग बात करें तो ये अनुक्रियाशीलता है, प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया का अर्थ है हम अगर इस बोर्ड पे अगर जितना बल लगा रहे हैं तो बोर्ड भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगा रही है, ये प्रतिक्रिया है। अनुक्रियाशीलता ये नहीं है। अनुक्रियाशीलता क्या है ऐसे समझिए, देखिए जैसे किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, किसी व्यक्ति को एक कमरे में, व्यक्ति ओ ए को इस कमरे में बंद कर दिया गया और क्या करेगा, इसमें एसी लगा हुआ है और एसी की जो टेम्परेचर है वो माइनस में कर दें, ये जो इसका जो तापमान है वो माइनस में कर दें, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति इसके व्यक्ति का शरीर कांपना शुरू कर देगा, और ये जो कांपने की प्रक्रिया है ये अनुक्रियाशीलता है। तो किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाशीलता सजीव ही उत्पन्न कर सकता है, सजीव ही उत्पन्न कर सकता है। क्या होगा, ये जो व्यक्ति ए है, अगर एसी का तापमान टेम्परेचर अगर हम लोग माइनस में कर दें तो ये इस व्यक्ति का शरीर कांप उठेगा। ये जो कांप उठा ना, यही अनुक्रियाशीलता है। वो ठंड जो है, ये माइनस तापमान है, ये उद्दीपन है। जो माइनस तापमान है ये उद्दीपन है। इस उद्दीपन के प्रति, माइनस तापमान के प्रति जो व्यक्ति कांप रहा है, वो कांपना उसकी अनुक्रियाशीलता है। वो अनुक्रिया वही अगर 40-42 डिग्री इसका तापमान कर दिया जाए तो मनुष्य के शरीर से, उस व्यक्ति के शरीर से पसीना छोड़ना शुरू कर देगा। तो वो जो पसीना छोड़ना है वो अनुक्रियाशीलता है उस व्यक्ति की, वो अनुक्रियाशीलता व्यक्त कर रहा है। और ऐसी अनुक्रियाशीलता क्या है कि
व्यक्ति के अंदर, सजीव के अंदर ही होता है अनुक्रियाशीलता। और वहीं प्रतिक्रिया इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग -10 डिग्री का तापमान इसको दे रहे हैं, -10 डिग्री का तापमान व्यक्ति ए को दे रहे हैं, -10 डिग्री का तापमान अगर हम इस व्यक्ति को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये व्यक्ति का शरीर कांपना शुरू कर देगा। ये कांपना शुरू कर देगा, इसको बहुत तेज़ से ठंडी लगेगी, कांपने लगेगा। ये क्या है? कांपना इसका अनुक्रियाशीलता है। अगर किसी निर्जीव चीज़ को, अगर हम टेबल को कमरे में बंद कर दें और -10 डिग्री का तापमान दे दें तो टेबल कांपना शुरू नहीं कर देगा, क्योंकि वो अनुक्रियाशीलता व्यक्त नहीं कर सकता। किसी भी उद्दीपन के प्रति एक सजीव ही अनुक्रियाशीलता उत्पन्न कर सकता है, निर्जीव कभी नहीं अनुक्रियाशीलता। इस मार्कर को यदि हम -10 डिग्री तापमान दे दें तो ये मार्कर कोई अनुक्रियाशीलता नहीं पैदा करेगा, ये कांपना शुरू नहीं कर देगा, ये कांपेगा नहीं मार्कर, क्योंकि ये निर्जीव है। अनुक्रियाशीलता सिर्फ सजीव ही करते हैं। अगर वो व्यक्ति है तो फिर वो कांपेगा, वो अनुक्रियाशीलता पैदा करेगा। और प्रतिक्रिया का अर्थ क्या है? जैसे प्रतिक्रिया का अर्थ है कि अगर हम किसी भी पिंड पे जितनी ज़ोर से बल लगा रहे हैं वो पिंड वापस उतनी ही ज़ोर से हमें भी बल लगाती है। हम इस व्यक्ति को 10 डिग्री टेम्परेचर का तापमान दे रहे हैं और एसी से, और ये व्यक्ति पलटकर एसी को 10 डिग्री का माइनस का तापमान अगर देना शुरू कर दे तो वो प्रतिक्रियाशीलता है। तो व्यक्ति, हम प्रतिक्रियाशीलता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हो रही है बात अनुक्रियाशीलता की। व्यक्ति पलट के उसको 10 डिग्री माइनस तापमान देना शुरू नहीं कर दे रहा है, बल्कि वो कांपना शुरू कर दे रहा है। वो कांपना ही उसका अनुक्रियाशीलता है। और ये जो तापमान -10 डिग्री में दिया जा रहा है उद्दीपन है। तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाशीलता सजीव ही उत्पन्न कर सकता है, कोई निर्जीव उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो ये है जो जीवन है, जीवन के कुछ मूलभूत लक्षण हैं। क्या है? सजीव के कुछ मूलभूत लक्षण हैं। और इसको अगर हम लोग ऐसे देखें, यहाँ पे क्या हो गया? प्रजनन हो गया और अनुक्रियाशीलता। हमने जो वहाँ पे बात किया था कि ये जो उपापचय है, उपापचय प्रजनन और अनुक्रियाशीलता, ये तीनों जीवन के मूलभूत लक्षण हैं। सजीव के क्या हैं? सजीव के मूलभूत लक्षण ये हैं: उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, और ये प्रजनन और अनुक्रियाशीलता। या एक बात और हम कह सकते हैं, क्या कि ये जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये क्या है? कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म प्रजनन और अनुक्रियाशीलता, ये जो है ये जीवन के मूलभूत लक्षण है। या फिर हम ये कह लें कि क्या है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, अनुक्रियाशीलता, ये जीवन के मूलभूत लक्षण हैं। इन तीनों में से हम किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। या हम ये कहें, या ये कहें, या ये कहें, या फिर ये कहें, बात एक ही होगी। अगर हम ये कहते हैं कि जीवन के मूलभूत लक्षण उपापचय, प्रजनन और अनुक्रियाशीलता जीवन के मूलभूत लक्षण होते हैं,
या हम ये कहें कि कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, प्रजनन, अनुक्रियाशीलता, ये चारों जीवन के मूलभूत लक्षण होते हैं। और या फिर हम ये कहें कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन और अनुक्रियाशीलता जो है वो जीवन के मूलभूत लक्षण हैं। तो इतनी बातें हो गई जीवन के मूलभूत लक्षण के बारे में। तो हमने देखा था कि ये जो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना होता है, क्योंकि जीव विज्ञान क्या है? हमने कहा कि जीव विज्ञान है जीवों का अध्ययन करना। तो जब हम कहते हैं कि जीवों का अध्ययन करना, तो हम ऐसे ही किसी चीज़ का थोड़ी ना अध्ययन करना शुरू कर देंगे, पहले देखेंगे कि जीव कौन है। तो जब हम देखेंगे कि जीव कौन है, तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, किसी भी संरचना में किस चीज़ को देखेंगे तो हम कहेंगे कि यही जीव है। तो वो यही सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें जिन जिन संरचना में हमको देखने को मिलेंगी हम कहेंगे कि ये जीव है। और उनके संरचना के बारे में, उनके पोषण के बारे में, उनके शोषण के बारे में, उनके परिवहन के बारे में, उनके उत्सर्जन, उनके प्रजनन और उनके अनुक्रियाशीलता के बारे में हम अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो फिर अब अगली क्लास से हम लोग पढ़ेंगे क्या? अगली क्लास से हम लोग साइटोलॉजी से प्रारंभ करेंगे, कोशिका विज्ञान से प्रारंभ करेंगे। तो फिर अब लेके चलते हैं अगली क्लास।